शाइन परिवार के सभी वो कस्टमर्स जिन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, उन सभी लोगों को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का सबसे पहले तो धन्यवाद और नमस्कार। मैं निवेदन करूंगा कि इस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ज्वाइन करें जिनका या तो पैसा किसी ऐसे बैंक अकाउंट में गया जो कंपनी से बिलोंग नहीं करता था, चाहे वो किसी इंडिविजुअल का अकाउंट हो, चाहे वो किसी फर्म का अकाउंट हो, जो कंपनी के बैंक अकाउंट नहीं थे। कंपनी के बैंक अकाउंट का मतलब कंपनी की वेबसाइट पर वो सारे बैंक अकाउंट जो मेंशन किए गए थे, वो सारे के सारे बैंक अकाउंट वो कंपनी के बैंक अकाउंट थे। अब आती है बारी कि बाकी अकाउंट से तात्पर्य क्या है। बाकी अकाउंट में अगर पैसा गया तो क्या वो पैसा मान्य है, नहीं मान्य है? तो यहां किसी भी प्रकार से आपसे यह नहीं कहा जा रहा है कि आपने अगर पैसा किसी और को दिया तो वो मान्य होगा ही नहीं, यह नहीं कहा जा रहा है। बल्कि यह कहा जा रहा है कि हो सकता है आपने अपने किसी सगे संबंधी को, अपने किसी साथी एसोसिएट को यह कहकर उस समय पैसा दिया हो कि आप कंपनी को नहीं जानते, आप उनको जानते, और आपने उनके बैंक अकाउंट पैसा दे दिया। उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ कंपनी के बैंक अकाउंट में लाकर के पैसा जमा कर दिया। अब जो पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में उनके अकाउंट से आया हुआ है और आपका पैसा उनके बैंक अकाउंट में गया हुआ है, तो पेच आपका यहां फंसेगा, क्योंकि आपने पैसा किसी और के अकाउंट में दिया और किसी और ने कंपनी अकाउंट में दिया, तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी उस किसी और की बनती है, ना कि आपकी। और आज की तारीख में हो सकता है उन्होंने ये कह दिया हो कि भाई मैंने तो पैसा कंपनी अकाउंट में दे दिया है, कंपनी भागी, जाइए एफआईआर कर दीजिए। आपने उनके कहने पर, उनका कहना मान करके आपने कंपनी पे एफआईआर भी कर दी। कल जब कानूनी तौर से इन सारी चीजों की जांच की जाएगी तो आपका पैसा कहीं पर भी कंपनी के अकाउंट में नहीं खड़ा दिखाई देगा, आपका पैसा कहीं और खड़ा दिखाई देगा। और जब ये इस प्रकार की कोई भी समझौता है, कोई भी रास्ता निकल आएगा, तब आपकी जो अपील है, आपका जो ये लड़ाई है, वो तब मान्य नहीं होगी, क्योंकि आपको फिर ये लड़ाई नए सिरे से लड़नी पड़ जाएगी, यानी वो नया केस हो गया। हम मान लेते हैं कि वर्स्ट केस ऑफ सिनेरियो न्यायालय के द्वारा कंपनी की लायबिलिटी निर्धारित कर दी जाती है, कंपनी की जमीनें वगैरह सभी न्यायालय के समक्ष मौजूद हैं, न्यायालय हमें रास्ता दे सकता है, या अपने किसी जो है ऑब्जर्वर को बैठा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वॉट जो भी है, हम उसके लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। हम किसी भी चीज की आज भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। मैं इस हद तक बात करता हूं कि मान लीजिए हमारा ही अस्तित्व खत्म हो गया, हम भी नहीं रहे, तो भी इन वर्स्ट केस ऑफ सिनेरियो होना वही है जो कानूनी तौर तरीके हैं, यानी हर वो व्यक्ति जिसका पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है, हर उस व्यक्ति का पैसा मान्य होगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से पैसा दिया है, कानून यह कहता है, मेरे कहने पे मत जाइए, किसी और कहने मत जाइए, कानूनी तौर तरीके से आप अपने पैसे का वजूद, उसके अस्तित्व को तलाशिए कि वो कहां खड़ा होता है। अगर आपने किसी एसोसिएट के अकाउंट में पैसा दिया और एसोसिएट ने ईमानदारी से पैसा कंपनी अकाउंट में दे दिया है, तो आपके पैसे को माना जा रहा है, लेकिन उसका मानने का जो रूप है वो आपके लिए डेंजरस है। तो उस व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, आपने जिसके अकाउंट में पैसे दिए हैं। अब हो सकता है कि उस व्यक्ति की नीयत आपके प्रति पूरी तरीके से ओके है कि हाँ भाई ठीक है, हमारे कस्टमर ने पैसा दिया, कंपनी हमें पैसा वापस दे रही है और वो आपको वापस कर देगा। ऐसा बहुत कम होने को दिखता है, बहुत ही कम होता है ऐसा। और कल अगर यह पता चलता है कि कंपनी उस व्यक्ति का क्लेम मानती है और आपका क्लेम नहीं मानती, और वो आकर के कंपनी से अपना क्लेम लेके जाता है, कानूनी तौर से कंपनी बाध्य है उसके क्लेम को मानने के लिए, और हमने उसको उस पैसे के एवज में, चाहे उस पैसे की अदायगी करी हो, चाहे जमीन दिया हो, कुछ भी किया हो हमने, फिर उसके बाद आप उससे जब जाएंगे पैसा मांगने, उसने आपको दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो फिर से आपके लिए एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। और क्योंकि तब शाइन का केस इस मामले से खत्म हो चुका होगा, तब आपकी सुनवाई भी नहीं होने वाली है। नंबर एक। नंबर दो, कंपनी की तरफ से बेइंतहा रसीदें जो बाद में संज्ञान में आई, वो प्रिंट कराई गई। बहुत से एसोसिएट्स अपने झोले में, अपने बैग में रसीदें लेकर घूमा करते थे, जो मेरी भी जानकारी में आई, और आज नहीं 2019 में आ चुकी थी। कई बार ऐसा हुआ है
जब कंपनी चल रही थी, कई रसीदों को बाकायदा प्रॉपर वेबसाइट पे डाला गया, ये अनाउंस करके, और ग्रुप पे डाला गया कि ये फेक रसीदें हैं, बनवाई गई हैं, अगर आप भूले ना हो। एक वाकया मैं आपको बताता हूं कि 2018 या 17-18 की बात है, मोहनलालगंज में एक रजिस्ट्री लगी हुई थी जिसमें 6 लाख की एक चेक बाउंस थी और एक रसीद कस्टमर के पास थी जिस रसीद में फुल पेड अमाउंट लिखा हुआ था, और वो रसीद आपस में एसोसिएट, कंपनी स्टाफ की मिली भगत के द्वारा वो रजिस्ट्री कराई जा रही थी। और इत्तेफाक ये हो गया कि हमारे पास, खुद मेरे पास वकील साहब की कॉल आई और उस रजिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी हमें भी नहीं थी, और इत्तेफाकन वो केस पकड़ना था, शायद ऊपर वाले को मंजूर था। जब उसकी जांच की गई तो पता चला RLY ग्रुप से ये पूरा खेल किया गया था। 6 लाख की चेक बाउंस कराई गई थी। कस्टमर ने पैसा एसोसिएट के अकाउंट में दिया था, एसोसिएट ने अपनी चेक लगाई थी, चेक लगा करके वो रसीद कस्टमर को दे दी थी और चेक डिसऑनर्ड थी। और उसके बाद एक नई रसीद बनाई गई थी फुल पेड की, जिसमें दिखाया कि पैसा पूरी तरह से पेड हो चुका है। जरा सोचिए, आप थोड़ा सा पीछे आप जाकर ध्यान दीजिए, क्या ऐसा नहीं हुआ है आपके साथ में कि आपने एसोसिएट्स के अकाउंट में पैसे दिए हैं और एसोसिएट ने अपनी चेक लगाई है? ऐसे कई ग्रुप हैं, मेरे सामने केस आए हैं। ये मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन 2-4 ग्रुप का काम ही यही था कि उनके लोग बैठे रहते थे, कस्टमर से अपने अकाउंट में पैसे लेते थे और अपनी बैंक की चेक लगाते थे, चेक डिसऑनर्ड होती थी, और कंपनी जब कॉल जाता था तो कस्टमर कहता था हमने तो पैसा कैश में दिया है। जब सोचिए उन लोगों को क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिर्फ धीरज रखना है और साथ देना है। आप चाहेंगे तो मैं इस लड़ाई को आपके लिए लड़ूंगा, और आप नहीं चाहेंगे तो ये लड़ाई मेरी है भी नहीं। लेकिन अगर आप चाह लेंगे तो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मेरी है, क्योंकि मुझे हर एक किसी की पत्री पता है, हर किसी की कुंडली पता है, हर केस मुझे मेरी अंगुलियों पे गिना हुआ है। मुझे कस्टमर के नाम से लेकर एसोसिएट के नाम तक, ग्रुप के नाम तक, अमाउंट से लेकर के बैंक अकाउंट तक, हर एक चीज मुझे याद है कि कहां कहां कितना गेम लोगों ने उस टाइम पे किया था, जहां माफी दी गई थी लोगों को, और कस्टमर का भी अहित नहीं किया गया था। कस्टमर से कहा गया था कि ठीक है, आप परेशान मत होइए। सामने एसोसिएट से कहा गया था कि आपके पेआउट से इसको मैनेज किया जाएगा, और ऐसा किया गया, एसोसिएट के पेआउट से मैनेज किया गया। लेकिन फिर सवाल वही कि मान लीजिए आपने किसी एक व्यक्ति को पैसा दिया उसके अकाउंट में, उसने अपनी चेक लगाई, चेक डिसऑनर्ड करा दी। अब इसके बाद केस मेरे सामने आया, एसोसिएट ने माफी मांगी, एसोसिएट ने अपने पेआउट से कुछ भी कंपनसेट किया हो, कैसे भी किया हो, आज लायबिलिटी किसकी खड़ी है? एसोसिएट की खड़ी है ना, आपकी नहीं खड़ी है। यानी आपने पैसा एसोसिएट के अकाउंट में दे दिया और समझौता भी हो गया। अब बारी इस बात की आती है कि नहीं, आज कंपनी सेटलमेंट पे जा रही, सेटलमेंट कंपनी किसका करेगी? तो उस व्यक्ति का मौजूद होना आवश्यक है जहां पर आपने पैसा दिया है। आपके हाथ में अगर एक रसीद है तो रसीद शंका के दायरे में है कि अगर आपने एक्स को पैसा दिया, एक्स ने अपनी चेक लगा दी कंपनी में, और चेक कंपनी में डिसऑनर्ड हो गई, फिर एक्स ने पेमेंट लाकर कैसे भी जमा किया हो, अपने पेआउट से कटवाया हो, लेकिन क्लेम किसका बन रहा है? एसोसिएट का। आपने पैसा एसोसिएट को दिया, एसोसिएट ने पैसा अपने बैंक अकाउंट से कंपनी अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, बिल्कुल कर दिया, कोई बेईमानी नहीं करी। आज क्लेम किसका बन रहा है? एसोसिएट का। ऐसे करोड़ों रुपए हैं जो एसोसिएट ने अपने पास लिए हैं। शाइन के नाम से मिलते जुलते कई बैंक अकाउंट खुलवाए गए, शाइन के नाम से मिलते जुलते कई ऐसे अकाउंट कराए गए हैं जिसका आपको शायद जानकारी नहीं है। मेरे साथ सेल्फी लेकर, कस्टमर को दिखाकर कि देखिए कंपनी के चेयरमैन के साथ मेरी सेल्फी है, मैं उनसे बात करता हूं, मेरी गई हुई कॉल या मेरे पास हुई कॉल, रिसीव हुई कॉल या मेरे व्हाट्सएप के चैट तक को इस्तेमाल किया गया है, दिखा करके देखिए, विश्वास के लिए कस्टमर ने विश्वास किया है। आज उसी विश्वास को जिंदा रखने के लिए मैं आपकी लड़ाई अपनी तरफ से लड़ना चाहता हूं। विश्वास जाने कि अगर आज मैं आपकी उन जिम्मेदारियों से अपने आप को पीछा छुड़ा लूं जो मेरी हैं ही नहीं, तो मेरा यहां पर कोई भी दायित्व नहीं बनता है कि आपसे आके बात करूं, लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके लिए लड़ूं। फैसला आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कलेक्शन किए आपसे, उसके बाद उन्होंने
अलग अलग तरीके से आपको रसीदें दी। हो सकता है कि उन्होंने अपनी चेक लगा दी हो और चेक डिसऑनर्ड हो और कैश उनके पास पड़ा हो। बहुत से ऐसे केस मेरी नजर में, अगर मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा, वो एग्जांपल दूंगा, तो ये वॉइस नोट बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें सोच करके मैं पिछले कई दिनों से अपने कस्टमर्स के लिए चिंतित हूं कि ये सारे के सारे कस्टमर कहां जाएंगे जिन्होंने वाकई में पैसा बैंक अकाउंट नहीं दिया। पैसा आपने बैंक अकाउंट नहीं दिया तो इसका मतलब मैं नहीं कहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि आपके साथ गलत कर दिया किसी ने। हो सकता है सामने वाले ने पूरी तरीके से सही किया आपके साथ में, लेकिन आज पैसे की जो देनदारी है उसी की बनती है जिसने पैसा बैंक अकाउंट में दिया है, और उतनी ही बनती है जितना कंपनी बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं। अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं आया होगा और आप एक रसीद लेकर के कहीं घूम रहे होंगे तो क्या किया सकता है? आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 3 सालों से लोग अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर पैसे दे करके वहां इंडिया में बैठ करके तरह तरह के भिन्न भिन्न खेल खेल रहे हैं। कंपनी ने हर चीज को एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि कस्टमर की लायबिलिटी उतारनी थी, उसका फायदा लोगों ने उठाया है। कंपनी का मकसद ये कतई, अगर कंपनी लगा देती ना ये बैरिकेटर कि जब तक आप फुल लायबिलिटी अपनी लाकर नहीं देंगे तब तक आपकी लायबिलिटी नहीं मान्य होगी, तो न जाने कितने लोग आज की तारीख में जेल की सलाखों के पीछे होते। और जो मैं करने जा रहा हूं, न्यायालय के अंदर हर वो रजिस्ट्री, हर वो क्लेम मैं चैलेंज करवाने जा रहा हूं कि इसकी जांच कर ली जाए कि जो रजिस्ट्री हुई है इसके साथ जो लायबिलिटी लगाई है कितने हद तक जायज है, जेन्युइन है, किस हद तक ये ऑथेंटिक है। इसके लिए मुझे लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। शब्दों से नहीं बात करूंगा मैं, बाकायदा एक एक रजिस्ट्री की डिटेल कोर्ट में डाल करके उन सभी को नोटिस सर्व करवा के जिनके नाम पर रजिस्ट्री हुई है कि आ करके वो बताएं कि उनकी लायबिलिटी क्या थी, कहां कंपनी में दिया था। अब ये लड़ाई दूसरे तरीके से कई साल तक चलने वाली है। और जैसा मैंने पहले कहा भी था कि इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा जनसमूह, क्या मात्र 50 लोग दोषी थे? क्या मात्र 50-60 लोग दोषी जिनके ऊपर एफआईआर हुई? और क्या सारे दोषी थे? 50% से ज्यादा लोग निर्दोष थे जिनका नाम एफआईआर में डाला गया है। तो अगर 60 लोगों का नाम डाला गया कुल मिलाकर के, उसमें 30 निर्दोष थे, बाकी 30 दोषी थे, तो क्या इतने बड़े साम्राज्य में केवल 30 लोग थे दोषी? 303,000 लोग इस पूरे के पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व हुए होंगे। बाकी कंपनियां होती अपने प्रकरण को दबा देती हैं। यह शाइन ग्रुप है, इसका चेयरमैन राशिद नसीम है। वो या जीतता है और या सीखता है, यही दो चीज आती है जिंदगी में। फेल, डर, मौत, इन सब चीजों से कभी मैं नहीं डरा हूं। किसी प्रकार की नहीं डर। मेरे बारे में दुनिया क्या कहती है, मेरे पीछे क्या अफवाहें उड़ाई जाती हैं, मुझे तरह तरह की जो भी आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाने हो, मैं इन बात की परवाह ही नहीं करता हूं। मेरे ऊपर इन शब्दों का असर ही नहीं होता कि लोग मुझे क्या कहते हैं। आपने जब मुझे बहुत इज्जत दिया तब भी मुझे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बिल्कुल साधारण मनुष्य बनकर के जिया। मैंने कभी भी अपनी पाई इज्जत का घमंड नहीं किया। तो आज मेरे पीछे के लोग फप्तियां कसते हैं, तरह तरह बातें करते, तो मेरे पर क्यों प्रभाव पड़ेगा? कतई नहीं पड़ेगा। 10 साल तक मैंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अलग अलग सेक्टर में बड़े से बड़े काम किए, और उससे पहले 10 साल में छोटा बड़ा जो भी काम किया, हर तरह की चीजों को पार करके मैं यहां तक पहुंचा। और पिछले 10 साल 2012 से लेकर 2022 तक राशिद नसीम का जो रौला था, जो राशिद नसीम काम का तौर तरीका था, कहीं पर भी गए हों वहां जो भी इज्जत मिली है, मेरी सेहत पर कभी भी उस इज्जत ने इतना भी हर्फ नहीं डाला कि मेरी भाषा बदल जाए, मेरा ईमान बदल जाए। तो आज ये 2-3 साल की जो छोटी मोटी चीजें चल रही, इससे कैसे मैं बदल जाऊंगा? मेरा नेचर नहीं बदल सकता है। साथ ही साथ मुझे कभी हारने का डर नहीं रहा, क्यों? मैंने हार माना ही नहीं जिंदगी के अंदर। मैंने कभी भी एक क्षण के लिए भी अपनी मौत से भी नहीं डरा हूं मैं कि मेरा अंजाम क्या होगा। तो जिस इंसान के दिल में मौत का भी डर ना हो, जिस इंसान के दिल में हारने का डर ना हो, जिस इंसान के दिल में यश अपयश इन दोनों का कोई भी प्रभाव ना पड़ता हो, एक साधारण जीवन जीता हो, वो इंसान कैसे छोड़ देगा इस लड़ाई को इतनी आसानी से, जहां पर लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात करके आप सभी लोगों को आज इस जगह ला खड़ा कर दिया गया कि आप एकदम सकते में हैं कि कहां जाएं, किससे बात करें। यह ग्रुप बनाया गया है उन सभी लोगों के हित के लिए जो ऐसी योजनाओं के, ऐसी प्लानिंग के शिकार हुए हैं कि जहां पर उनको अच्छे का लालच देकर बुरे गड्ढे में लाकर ढकेल दिया गया, जहां से आप निकल नहीं सकते।
मेरा ज़मीर मुझे इस बात के लिए गवाही नहीं देता है कि मैं आपको छोड़ करके हट जाऊं। आपकी इस लड़ाई से शाइन ग्रुप, शाइन कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मुझ पर प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे आपके बीच में आज नहीं तो कल कभी न कभी आना है। मुझ पर प्रभाव पड़ता है। मैं जिस दमदारी के साथ रहा हूं, चला हूं, बात किया हूं लोगों से, उसी दमदारी के साथ मैं जीना चाहता हूं। मेरी शेर की एक दिन की जिंदगी कुत्ते की 100 दिन की जिंदगी के ऊपर भारी है। मैं उस शेर की तरह जीना चाहता हूं, कुत्तों की तरह नहीं जीना चाहता हूं कि जो अपनी दुम हिलाते हुए कभी किसी घाट जाकर के पैर चाटते हों। यह मेरा रुआब नहीं है। आज इस ग्रुप का गठन जो किया गया है, वो मैं इस वादे के साथ कि अगर आप सभी कस्टमर्स ने मेरा साथ दे दिया तो विश्वास जाने आपका पैसा कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं लेके चलूंगा कोर्ट में हर उस व्यक्ति के नाम को जिसने आपके साथ गद्दारी की है, बेईमानी की है, आपके विश्वास का घात किया है। मैं लेके चलूंगा हर उस व्यक्ति को जिसका पैसा लोगों ने लेकर के हजम कर लिया, हड़प कर लिया, उन लोगों के समक्ष पैसा वसूली कराने के लिए जो आपका पैसा खाने बाद कंपनी पर आरोप लगाएं। पूरी तरीके से आपके पैसे को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी मैं लूंगा अगर आपने मेरा साथ वैसे दिया, क्योंकि इस लड़ाई का शाइन की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इस लड़ाई का शाइन के इस पूरे जो अब तक प्रकरण से कोई लेना देना नहीं। यह बिल्कुल फ्रेश तरीके से नई चीज है, क्योंकि आज अगर मैं अपनी आवाज बंद कर लूं, जैसा कि बार बार कोशिश की जाती बंद कराने की, अगर मैं आज अपनी आवाज बंद कर लूं तो विश्वास जाने जितना भी हमारे ऊपर लायबिलिटी आएगी, सिर्फ उसे कोर्ट में एक्सेप्ट करने के बाद मुझे अपना काम करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता मेरे सामने नहीं था और मैं उसको बड़े आराम से कर सकता हूं, करता रह सकता हूं। लेकिन आपका क्या होगा? वो सारे लोग जिन्होंने ऐसे एसोसिएट्स को पैसे दिए, जिन्होंने अपनी चेकें लगा करके अपनी चेक डिसऑनर्ड करा दी, ऐसे एसोसिएट जो आपके घर में जा करके एक कप चाय और 2 बिस्किट पीते पीते आपसे दसियों लाख रुपए कैश में लेकर के चले आए, ऐसे लोगों का क्या अंजाम होगा? मुझे याद है ना कि किसने कहां कहां कितनी चीजें उठाई हैं, मुझे अच्छे से याद है। मेरे नजर के सामने फिगर है। अगर आज एक अफवाह उड़ाई गई 60,000 करोड़ की लायबिलिटी, अगर आज वो 60,000 करोड़ की लायबिलिटी नहीं मिल पा रही है तो उसके पीछे वजह क्या है? यही तो वजह है। आपको क्या लगता है? 3-3 जांच एजेंसियां लगकर जांच कर रही हैं। अगर सत्यता वही होती जो एफआईआर में लिखी गई तो अब तक कुछ ना कुछ तो मिला होता, कहीं ना कहीं तो मिला होता। इसलिए मेरे भाइयों, गलती मत करिए, होश में आइए और सबसे पहले इस ग्रुप पे ज्वाइन करने के बाद ये दी गई ईमेल आईडी पर जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट के आधार पर मेल करें, ताकि आपकी लायबिलिटी जब हमारे पास पहुंचेगी, आपका नाम, आपका पूरा बाकायदा ट्रांजैक्शन की डिटेल कि आपने पैसा किस अकाउंट में दिया है, उसका नाम क्या था, बैंक अकाउंट नंबर क्या था, कैश दिया तो कैश भी लिखिए, किसको दिया था, किस एसोसिएट, उसका नाम लिखिए, हो सके तो नीचे उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दीजिए। इसके साथ साथ आगे कुछ कमेंट्स वो कर दीजिए। आपके पास मैं वादा करता हूं 16 तारीख के बाद से कंपनी की तरफ से बैठाए गए जो भी पैनल्स होंगे, अब वो इंडिया में नहीं बैठेंगे, आपस कॉल जाएगी और आपसे आपकी डिटेल वेरिफिकेशन लिया जाएगा और बाकायदा इस पर लगकर काम किया जाएगा, क्योंकि एक पूरी टीम डेडिकेट करके इस पर काम कराई जाएगी। और उस टीम का काम ही यही होगा कि पहले आपकी लायबिलिटी का पूरा बाकायदा एक ब्यौरा तैयार किया जाए, उसके एविडेंस लिए जाए, उसके बाद उस एसोसिएट से बात की जाएगी जिसने आपका पैसा लिया। अगर उसने पैसा आपका कंपनी में दिया हुआ है तो उसका जो लीगल रास्ता वो निकाला जाएगा, और अगर उसने पैसा कंपनी में नहीं दिया हुआ है तो उसका क्या रास्ता वो निकाला जाएगा। रास्ता दे सकता है तो आपके साथ समझौता कराया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी कंपनी ले लेगी कि ठीक है साहब, ये आपका पैसा चुकाएंगे, हम उनके पक्ष में खड़े होंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसमें हीला हवाली करता है तो बाकायदा उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। उस लीगल कार्रवाई को कंपनी अपने पैसे पे, अपने खर्चे पे करेगी, आपसे 1 रुपए नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद।